हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी का बजट देखेंगे, थोड़ा देर सही लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो भी यूपी के एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, चाहे यूपीपी हो और अभी टेट का तो होना ही हो, वीडियो है, जो भी एग्ज़ाम आमतौर पर यूपी से संबंधित पूछे जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बजट हम लोग देखते हैं। बजट हर बार जो होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बजट हो जाएगा, अब इसके बाद जो आएगा वो भी बजट सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हर बार सरकार जो है कुछ ना कुछ, और ये जो है पूरे लगभग 4-5 सालों का एक साथ समग्र कर दिया गया है, तो थोड़ा ज़्यादा व्यापक है, डेटा कुछ ज़्यादा हो सकता है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, और थोड़ा सा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स टाइप का होने लगा है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फैक्ट है, तो चीज़ें जो है थोड़ा सा समझ रहे ना। तो बस ध्यानपूर्वक देखिए, और आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी, 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने जो है पेश किया हुआ है बजट को। ठीक है ना, तो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, है ना, जो यूपी के वित्त मंत्री साहब हैं, सुरेश कुमार खन्ना। उन्होंने 2023-24 का बजट पेश किया, और ये जो बजट है ये कितने का है? 690,242.43। ठीक है, हाँ, अब इसको याद रख लीजिए, ऐसे नहीं तो 690,242 नहीं है तो 6,90,242.43 करोड़, है ना। तो 690,242 आपको बस डेटा याद रखना है, ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लिया जाएगा, समझ रहे ना। इतने का अनुमान प्रस्तुत किया है बजट का। यह बजट अनुमान सरकार के व्यय के संदर्भित करता है। इसका अर्थ यह होता है कि अनुमान जो बजट होता है उसका मतलब ये होता है कि इस वर्ष में सरकार द्वारा कुल इतना 690,242.43 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, है ना। बजट का मतलब पहले से ही लेखा जोखा हम तैयार रखते हैं कि हम कितना प्राप्त करेंगे और हमें कितना खर्च करना, उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। पूरे वर्ष भर में क्या क्या काम करना है और किस मद पर कितना खर्च करना है, वो सब लेखा जोखा तैयार किया जाता है, वही होता है बजट। तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, सीधा इस बजट पे ही चर्चा करेंगे। तो अब इसमें कह रहा है इस कुल व्यय में 5,02,354.01 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय, राजस्व जो व्यय होता है वो, तथा 1,87,888.42 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय शामिल है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, राजस्व व्यय कितना है कुल बजट में से? 690,242.43 में से जो राजस्व व्यय है वो कितना है? तो 50, 200 और 2354, जैसे भी आप याद कर लो, है ना। हाँ, जैसे भी याद कर लो, 502,354.01 ये राजस्व, ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा आज बड़ा सा वीडियो बन जाएगा, लंबा सा होगा, है ना, लेकिन आपको बस धैर्य रखना है, धीरे धीरे चीज़ें याद होती जाएंगी। मैं कई बार जो इम्पोर्टेंट होगा खुद ही रिपीट करूंगा। त्वरित सर्वसमावेशी एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित यह बजट अनुमान अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला अनुमान बजट है। अमृतकाल का मतलब अमृतकाल मतलब समझ रहे हैं, हम आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो जो 75 वर्ष का जो माइलस्टोन है वो है अमृतकाल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये पहला अमृतकाल का, ये पहला रहेगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है ना, है सामान्य सी बात, लेकिन वहीं से थोड़ा कठिन बन जाता है जब आप ध्यान नहीं देते हैं। और कह रहा जिसके केंद्र में जो है, मतलब इस बजट के केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, ये आप कह सकते हैं स्लोगन है, ये ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश इस पूरे बजट का सार रखा गया, स्लोगन रखा गया, जो भी आप कह सकते हैं। राज्य बजट 23-24 में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी
सम्मिलित की गई हैं। पुनः ध्यान दीजिए इस पे, कितने की नई योजनाएं रखी गई हैं? 721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़ता बजट आकार लगभग करोड़ रुपए में कितना है, ये हम लोग देखते हैं। ये कुछ ग्राफ है, ध्यान से देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है तेजी से अपने बजट को बढ़ाती जा रही है। 17-18 में इतना था, अब यहाँ से जस्ट डबल हो गया है। यही सरकार कहना चाह रही है कि अब हमारा जो है बजट और हमारा लेखा जोखा जो है दोगुना हो गया तेजी से। यहीं से सरकार बनी थी योगी जी की, और यहाँ से यहाँ तक आते आते हम लोग दोगुना हो चुके हैं। तो अभी देखिए 690-242 हुआ है, और शुरुआत में कितना था? हाँ 3,84,660। अब लगभग कितना हो गया? लगभग डबल। तो ये सरकार दिखाना चाहती है कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। प्राप्तियां, बजट अनुमान 2023-24 में सरकार द्वारा कुल 6,83,292.74 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं कि मतलब इतना प्राप्त होगा गवर्नमेंट को, है ना। और इन कुल प्राप्तियों में 5,70,865.66 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्तियां हैं, है ना। और बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा रहेगा वो चर्चा कर लेंगे। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर, तो जो जीएसटी है, जीएसटी से जो गवर्नमेंट को कितना निर्धारित किया गया है? 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000 निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क समझते हैं, मदिरा शराब, है ना, तो आबकारी में आता है, तो उसका जो है 58,000 रुपये इसमें निर्धारित किया गया है आबकारी विभाग से। मतलब कहाँ से हम कितना प्राप्त करने वाले हैं। स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क जो है, स्टाम्प और पंजीकरण में 34,560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया कि वहाँ से मिलेगा। वाहन कर जो है, वाहन कर में 12,672 करोड़ रुपए मिलेंगे, और समेकित निधि से 69 है ना, सॉरी 69 ही है, यानी 69। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। लोक लेखा से ये ध्यान रखेंगे, लोक लेखा से ध्यान रखेंगे, लोक लेखा से 5500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां। देखिए आमतौर पे जैसे राजस्व सरकार में होती है चीज़ें, तो लोक लेखा जो आमतौर पे एक समिति भी रही थी, है ना, राजस्व विभाग के अंतर्गत ही ये आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं प्राप्तियां हैं, लेकिन 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां इससे प्राप्त हो रही है। अभी इसको फिर समस्त लेन देन जो टोटल है शुद्ध परिणाम में मिलेगा वो इतना है। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव ये कह रहा है, समस्त लेन देन शुद्ध परिणाम, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम जो है माइनस का है 1449.69 करोड़ रुपए अनुमानित है। मतलब चूँकि डिफिट रहेगा, अंतिम शेष जो है प्रारंभिक शेष से इतना करोड़ रुपए के हिसाब से लेते हुए अंकित शेष यानी कि 35,957.42 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचत बस देख लीजिए, राजस्व का बचत जो है 68,511.65 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। घाटा कितना है? घाटा जरूर ध्यान रखिएगा, घाटा है 84,883.16 करोड़ रुपए घाटा को। अब देखिए ये कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% जो है ये घाटा अनुमानित किया गया है। ठीक, थोड़ा बहुत दिमाग में डेटा रहेगा तो विकल्प आएगा तो आप कर पाएंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किससे हमें आय की प्राप्तियां हुई हैं, है ना, या खर्च हम किस मद पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा आय है और ये व्यय है, ठीक है। पाई चार्ट का मामला है। अब देखिए सर्वाधिक जो है हम आय 38.8 डिग्री परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 360 गुणे बटे में 360 गुणे 100 कर लेंगे। तो इतना जो कर लेना कन्वर्ट क्या है ना, इतना जो है
वो हम स्वयं के टैक्स से, जो गवर्नमेंट है यूपी सरकार, वो खुद के टैक्स से सबसे ज़्यादा प्राप्त कर रही है ना, 38.8 और डिग्री में, चूँकि ये पूरा 360 डिग्री के अंतर्गत है, तो सर्वाधिक इसी में है, ठीक ना। बाकी ऋण और अग्रिम वसूली 0.4 डिग्री, लोक लेखा शुद्ध 0.8 डिग्री। केंद्र सरकार से सहायता जो मिल रहा है वो 14.9 डिग्री या 9 अंश, ठीक है। केंद्रीय करों में जो राजस्व है वो 27 अंश का है। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की खुद की जो टैक्स प्रणाली है, जो खुद वो राजस्व की प्राप्ति कर रही है, वो है सबसे ज़्यादा जा कहाँ रहा है। ये पूरा डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूंजीगत परिव्यय में 21.7 अंश का, ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यय हो रहा है। पेंशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पेंशन पे 12.1 अंश जो है आज भी खर्चा हो रहा है, वेतन के बराबर ही, है ना, वेतन के बराबर ही आज पेंशन पे अभी भी खर्च है। वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, ये तो 11, बाकी ज़्यादा जो है अन्य राजस्व, ये ध्यान रखना है बस इतना और इसको, ठीक है। ऋण एवं अग्रिम, इसका जो है 1.4 अंश, ये परसेंट में गलती से दिया है वो अंश में ही, ठीक है, बस छोड़ो। सब्सिडी से भी ध्यान, ये क्वेश्चन आ सकता है, सब्सिडी 3.9 डिग्री, परसेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। सब्सिडी किसी भी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मान लीजिए कृषक है, किसान, उसको यूरिया पे सब्सिडी दी जा रही है, अन्य खादों पे सब्सिडी दी जा रही है ना, और भी बहुत सारे जो प्रावधान होते हैं, सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेना, परसेंटेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आय कहाँ से, गवर्नमेंट के खुद के, और सबसे ज़्यादा पूंजीगत परिव्यय में खर्च हो रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना इसमें। अब देखिए राज्य की उपलब्धियां, जो गुणगान यहाँ किया जाएगा, यही क्वेश्चन खूब बनेगा भी, है ना। 23-24 में क्या उपलब्धियां रही। उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 24 करोड़ वाला राज्य है, जिसका देश का जीडीपी जो है उसका योगदान मात्र 8% ही है। ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है, मात्र 8% है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना भाई, जनसंख्या का योगदान तो बहुत है, लेकिन जीडीपी ठीक है 8% है, लेकिन भविष्य में बढ़ेगा, देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार भी है, सबसे ज़्यादा, जब ज़्यादा लोग हैं तो उपभोक्ता रहेंगे ही रहेंगे, है ना, चीज़ों का सेवन करते हैं, वो उपभोग करते हैं, और वो खुद काम भी तो करते हैं, तो श्रम भी है। यूपी में सबसे ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो 21-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश में वृद्धि की से भी अधिक है। ये ध्यान रखेंगे, यूपी में जो है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वो बढ़ा बहुत है, तुलनात्मक रूप से 16.8% की बढ़ोतरी पाई गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 19% अनुमानित है। अब जो है ये बढ़ करके और ज़्यादा 19% हो जाएगा अग्रिम समय में। इससे अभी जो 21-22 के बाद 22-23 वाला जो डेटा था उसमें 16.8% बढ़ा, और 23-24 में 19% की अनुमान लगाया गया कि जीडीपी बढ़ेगा पूरे यूपी का। 17 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4 थी। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अरे क्योंकि 17 से पहले गवर्नमेंट थी नहीं बीजेपी की, वर्तमान सरकार की, तो वो तुलना करेंगे कि देखो उनसे मैं बहुत बढ़िया हो गया हूँ, तो कहेंगे 2017 से पहले राज्य की बेरोजगारी दर जो है 14.4 थी, जो अब मात्र 4.2% हो गई है। काहे इतना परेशान हो कि नौकरी नहीं मिल रही है? देखो नौकरी देखो, धीरे धीरे सबको मिल रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है कि नहीं? तो 14.4 से भाई 4.2 हो गया है। बस करो, रोको। तो अब आगे ये ध्यान रखेंगे जरूर, स्पेशली एक बार और, पहले बेरोजगारी इतनी थी 14.4, अब जो है घट करके 4.2 आ गई है, ठीक ना।
लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ। ये क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे ना, कि कब हुआ था? फरवरी में, 10 से 12 फरवरी के बीच में क्या हुआ था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था यूपी में। इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा 16 देशों, जिसमें से यथा अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया के 21 शहरों की यात्रा भी की गई थी। बस ये क्वेश्चन पूछ लेगा, 21 शहरों की यात्रा की गई थी और कितने देशों का? कौन ये मतलब यात्रा किए थे? वो हाँ, मंत्रियों, जो यूपी के सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के द्वारा एक पूरा प्रतिनिधि मंडल बनाया गया। वो 16 देशों की यात्रा किए, लगभग 21 जगहों की, फिर उसके बाद से समिट किया गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, इन देशों में इन्वेस्टर समिट की थीम क्या रही? रोड शो, थीम पर रोड शो आयोजित किया गया। इन देशों को इन्वेस्टर के समिट के थीम पर रोड शो बनाया गया, मतलब उसी के तर्ज पर। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा देश के 8 शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इस प्रकार से वहाँ भी रोड शो किया गया, इस तरीके से, है ना। तो भारत के 8 शहरों 8 शहरों और दुनिया के 16 देशों और उसके 21 जगहों या शहरों की यात्रा की गई थी यूपी सरकार के मंत्री और जो अधिकारी थे उनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से बनता भी है। समिट में लगभग 33.50 लाख, है ना, करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। फिर से समझिए, समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा जो 16% रही, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स 12%, ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा, जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स में 12%, औद्योगिक पार्क के लिए 11% और शिक्षा में भी ध्यान रखेंगे 9%, शिक्षा पर भी 9% तथा लॉजिस्टिक में भी 9% इस पर ज्ञापन किया गया, समझौता किया गया था। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के दौरान G20 देशों के समूह की होने वाली बैठकों में 11 बैठकें यूपी के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में आयोजित की जा रही हैं, है ना, मतलब की गई थी। क्योंकि अब देखिए कहाँ हम लोग, हाँ, चल ही रहा है ये बैठक। ये ध्यान रखेंगे कि टोटल जो है 11 बैठकें यूपी में किया गया है। G20 के जो बैठकें रही हैं यूपी के 4 शहर नोएडा, आगरा, वाराणसी और लखनऊ में। तो काफ़ी खतरनाक टाइप के करंट अफेयर तैयार होने वाले हैं। जो भी यूपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं भाई आगामी, उन सब में करंट अफेयर के क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, सरकार को अपने एग्ज़ाम्स के थ्रू भी अपनी उपलब्धियों को ही दिखाना होता है ना। कहीं न कहीं संस्थाएं सब, मतलब समझ रहे ना किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों की धनराशि हस्तांतरण करने के मामले में यूपी सब में पहले नंबर पे रहा है। चाहे वो MSME रहा हो, चाहे वो शौचालय रहा हो, आवास रहा हो, इन सभी मामलों में जो है यूपी नंबर 1 पर रहा है। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान DBT के माध्यम से अनुभुगतान करने वाला भी पहला राज्य बना है। DBT के माध्यम से किसानों को क्या है, भुगतान किया गया है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने के मामले में यूपी पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर बहुत मामलों में है, बस ये ध्यान रखते जाइए किस में, अटल पेंशन में भी है। कृषि निवेशकों को, किसानों को जो है जो अनुदान दिया जाएगा DBT के मामले में भी पहले स्थान पर है। इन सभी मामलों में भी पहले स्थान पर है। कौन? अब हम आते हैं स्पेशली एक एक
एरिया लेकर के हम लोग चलेंगे कि किसमें कितना बजट में बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग किसानों की बात ही करेंगे। तो किसान गन्ना उत्पादकता में कितना हो जाएगा ये 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति हेक्टेयर में वृद्धि कितना हो गया है 34,656 रुपये की वृद्धि हुई प्रति हेक्टेयर में। इतने की वृद्धि हुई है, मतलब लाभ हुआ है। प्रति क्विंटल के हिसाब से 349 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो टोटल वृद्धि हुई प्रति हेक्टेयर में 34,656 रुपये की वृद्धि हुई है गन्ना किसानों के लिए। फिर गन्ने के साथ अंतः फसल खेती के लगभग 25% अतिरिक्त आय हुई है, उसी के साथ साथ में जो कृषि होती है, समझ रहे ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2022-23 में डीबीटी के माध्यम से कितना, डीबीटी मतलब समझ रहे ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तरीके से होता है, मतलब जो डायरेक्ट खाते में पैसे पहुंचते हैं वही डीबीटी चल रहा है। तो कितना हो जाएगा 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण हुआ है, सबसे ज़्यादा, है ना। किसान सम्मान निधि वो जो 6,000 रुपये है, 3 किस्तों में आता है ना, 2-2 हज़ार रुपये करके, तो इस मामले में भी यूपी का इतना हुआ है प्राप्तियाँ। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, एमएसपी निर्धारित 2015 के रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से 23-24 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। ये समझिए गेहूं का, ये हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कितना हो। एमएसपी क्या होता है समझ रहे ना, हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है गवर्नमेंट ये मानती है कि किसान यदि, जैसे ये मानक है उसने तय किया 2023 वाले में 2125 रुपया, गेहूँ का यही रेट चल रहा था ना इस बार। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप बिचौलिए लोग खरीदते हैं तो वो कहेंगे नहीं 1800 में ही ले आओ, और ख़रीदा था भी, है ना, यही तो चल रहा था अभी। तो ये कहने का गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि जैसे एमएसपी रेट है, एमएसपी जितना गवर्नमेंट लगाती है उतने पर तो खरीद ही लेगी, उससे अधिक में आप बाज़ार में बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है ना, उल्टा इसलिए हो जाता है, और आमतौर पे गांव में ये समस्या रहती है, गांव में खेती होती है तो कहाँ सरकारी लगा है काटा या जो भी होता है उसका पता नहीं लगता है, मंडी है ना, अपने आप ही पता कहाँ चला, ऐसे ही होता है। तो बिचौलिए लोग जो हैं, बनिया लोग, वो क्या, उन्हें पता भाई 21-25 में तो आसानी से वो लोग बेचेंगे ही बेचेंगे, वो लोग 1800-1700 में खरीदेंगे कि अरे तुम्हारा ये है वो है, गेहूँ ऐसा है वैसा है, समझ रहे। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो, उससे ऊपर में चाहे तो किसान बेचे। तो कितना रहा है भाई, 22-23 में कितना रहा 2015 रुपया, 23-24 में 2125 रुपया, मतलब कितना बढ़ गया है 110 रुपया बढ़ा है। देखो 110 रुपया अगले सत्र में, यानी कि इस सत्र 2023-24 में बढ़ा। प्रदेश के डाक जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया और 1 लाख किसान इसके लाभान्वित हुए। नलकूपों को प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई होती है, हाँ, नलकूप और ट्यूबवेल हो, बात वही है ना। महिला एवं बाल विकास से संबंधित हम बात करते हैं। इसमें अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण हुआ था, है ना, 22 तक 95% बच्चों का टीकाकरण हो गया था। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएससी, है ना, बटालियन का गठन किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जा रहा है। पीएससी बटालियन महिलाओं के लिए, महिला पीएससी बटालियन यूपी में बनाई गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 द्वारा कितना 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किया जा चुका है कंप्लीटली, 15,000 प्रति लाभार्थी के अनुसार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सामूहिक विवाह कराया जाता है आमतौर पे, है ना, जो गरीब घर से जो लड़कियां होती हैं
अन्य पिछड़ा वर्ग की निर्धन पुत्रियों की शादी हेतु 150 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कह सकते हैं, है ना। बाकी ये तो सामूहिक वाले में 600 करोड़ रुपया। 32.62 लाख निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 4032 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है ना। इतना निर्धारित किया गया है उन महिलाओं को जो पढ़ी लिखी नहीं है और अभी क्या है, विडो हैं। युवाओं के लिए बात करो, देख लो भाई, थोड़ा आंख बड़ी करो और ध्यान से देखो। अभी देखो क्या मिलने वाला, एकदम से खजाना खुल गया है। कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख युवा प्रशिक्षित हुए और 4.88 लाख युवा सेवा योजित हुए। मतलब गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट कर रही है कौशल विकास मिशन के तहत 6 वर्षों में 12 लाख युवा प्रशिक्षित हो गए और 12 में से 4.88 लाख जो है काम भी करने लगे, रोजगार भी मिल गया उनको। ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स स्थापना हेतु एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड हेतु 20 करोड़ रुपए को प्रस्तावित किया गया है। देखो बजट। अब मान लीजिए, अब जैसे अगर कौशल वाली बात कर रहे हैं, देखिए आमतौर पे क्या है, नॉर्थ इंडिया में तो रोजगार चाहिए आमतौर पे गवर्नमेंट वाली, है ना। उसमें चूँकि सब भाई सबको पता है कि एक सरकारी नौकरी लग गई तो कम से कम 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। और यूपी है, बिहार है, इन बेल्ट्स की अभी समस्या इसीलिए है, तभी तो ये मजबूरी में सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें क्या है पता नहीं, निश्चित होता नहीं है। कोविड में सब लोगों ने देखा ही देखा, कोविड ने और ज़्यादा आकर्षण बढ़ाया हुआ है सरकारी नौकरी की, इसीलिए प्रतियोगिता गला काट हो रखी है। तो इतना भयंकर मेहनत करो कि बस वर्दी मिल ही जाए, ये फर्स्ट हो और लास्ट हो, यही मतलब। ये नहीं कि चलो अच्छा इसमें नहीं तो अगले में देखेंगे, तो फिर समस्या बढ़ेगी, है ना। अगली बार और ज़्यादा प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। अब भाई आप जो है 12 लाख लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं और उसमें से भी प्राइवेट ही जॉब 10-12 हज़ार की, वो भी मात्र 4.88 लाख लोगों को ही दे पा रहे हैं, 33% लोगों को। समझिए इस बात को, है ना। वो तो मजबूरी में बेचारे लोग गए होंगे, किसी का एज निकल गया होगा, है ना, किसी को लगा होगा कि अरे रहने दो अब, इस तरीके से। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को ये हो गया 20 करोड़ रुपए दिया गया है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो भी छात्र छात्राएं पात्र हैं उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। यूपी में जो टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जा रहा है वो किस योजना के तहत, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ऐसे विकल्प और सारे दे देगा तो आपको याद रखना है। और इसमें वित्तीय वर्ष 23-24 में 3600 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया गया है। समझ रहे ना, ये इसमें से काफी इम्पोर्टेंट है। बजट दिया जा चुका है, मतलब अब इस वर्ष में इतना खर्च होगा टैबलेट के लिए, वो हो गया। अभी अग्रिम तैयारी की जा रही है ना। राज्य में कार्यरत 50 इक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलो भाई आ गए रोजगार। अभी रोजगार मेला लगने वाला है। 2022-23 में 26.29 लाख मानवीय दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान पर रहा यूपी। ठीक है, पिछले सत्र की बात हो रही है। 26.29 लाख मानवीय दिवस सृजित करके देश में पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, है ना। महिलाएं हैं स्वयं समूह वाले में, समूह बताती हैं। एमएसएमई मतलब मध्यम, है ना, लघु मध्यम जो उद्यम होता है उसके तहत 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग में निरीक्षण से छूट दिया गया है। मतलब इतने दिनों का पूरे टाइम ड्यूरेशन में दिया गया है। इसमें जो है इतना काम वाला, इतना जो दिन है वो काम कार्य वाला दिवस है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण के
तहत 1.35 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कितने लोगों को रोजगार दे दिए? 1.35 लाख लोगों को, है ना। ये तो पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं पूरा जो है 75 जिलों के 75 प्रोडक्ट मैं कराने वाला हूँ, है ना। उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, समझ रहे हैं। अच्छा, यूपी में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ तो हरियाणा के खट्टर साहब उन्होंने कहा मैं कहाँ है कम, उन्होंने कहा चलो एक तहसील एक उत्पाद, समझ रहे हैं। जैसे तहसील नहीं, वो क्या होता है, ब्लॉक, उस तरीके से। फिलहाल यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, 1.35 लाख जो है लोगों को रोजगार दिया गया है। इस वाले सत्र में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है कि अब कपड़ा, अब ये बताए जैसे जैसे सूरत है ना, गुजरात है, अहमदाबाद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है, उधर मुंबई में भी है, अपने यहाँ कानपुर में भी है, यूपी में भी और ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाएगा और 40,000 रोजगार का सृजन किया जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है सारा का सारा। नए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्यटन जो नीति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, यूपी पर्यटन नीति, ठीक है, तो 2022। हाँ, इसके तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य दिया गया है। इसका मतलब यह 20,000 रोजगार का मतलब वो सब लोग काउंट कर लिए जाएंगे जो रेडी पटरी लगा रहे हैं ना, मूंगफली बेच रहे हैं और कुछ चाय वाय बना रहे हैं, वो सब हो जाएगा उसमें। क्योंकि देखिए जहाँ पर पर्यटन होता है वहाँ पे यही सब चीज़ें होती है ना, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है ना, ये व्यवस्था है, कोई फोटो खींच रहा है बैठ के, तो ये सब रोजगार में आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 17,559 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। 1.96 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जो है अपना सभी कुछ, इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये 4-5 सालों का पूरा इकट्ठा बजट है। पिछला भी सब गिना रहे हैं कि हाँ ये देखो ये कर दिए हम लोग। सामाजिक सुरक्षा के तहत अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190.49 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। वही रेहड़ी पटरी वाली बात, जो छोटे छोटे से स्टॉल लगाएंगे उनके लिए गवर्नमेंट दे रही थी ना 50,000 से फिर अधिक। तो पथ विक्रेता है ना, रेहड़ी पटरी वाले लोग, उनके लिए 1190.49 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत दिया गया। तो यूपी में सबसे ज़्यादा ये दिया गया है। वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,248 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा, ये लक्ष्य है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग भरण पोषण हेतु लगभग 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फेज 3 से 5 के तक 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न को निःशुल्क बांटा जाएगा, ठीक है ना। अब अलग अलग सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी। श्रमिक कल्याण में भाई देख लो, है ना, नया सवेरा योजना के माध्यम से 30,287 बच्चों का शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा गया है। ये ध्यान रखेंगे नया सवेरा किसके लिए है ना। नया सवेरा वो बच्चे जो अभी आमतौर पे पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो उनको पढ़ाई की ओर ले जाने की, अग्रसर करने की जो है कोशिश है नया सवेरा योजना, ठीक है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर ही जिस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वो हैंडीकैप हो जाता है अस्थायी या अस्थायी रूप से, तो उसे क्रमशः 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए आवंटित की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी SSC के पेट में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो पूछ लेगा कि कामगार मृत्यु व दिव्यांगता के तहत कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी। तो जिसकी मृत्यु काम करते समय उसी ऑन द स्पॉट हो जाती है 5 लाख रुपए। जो
हैंडीकैप हो गया परमानेंट, उसको 4 लाख रुपए, जो अस्थायी रूप से हुआ है ना, उसको 3 लाख रुपए। बात समझ पा रहे हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के हेतु क्रमशः 100 करोड़ और 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 100 करोड़ किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के कामगार जो आरोग्य सेतु योजना के तहत आते हैं, ऐप था, है ना, या दुर्घटना बीमा, वो 12 करोड़। इतनी व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। समझ गए? वो खत्म। अब स्थापना की बात करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी रूप से है, तो मार्च 2017 से अब तक 17.62 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है शहरों में। हालांकि ये तो बात सही है, बहुत तेजी से आवास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना देख ही रहे हैं आप लोग, आसपास भी खूब। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इसकी लागत जो है 36,230 करोड़ रुपए है। ये भी, और देखिए यूपी जो है सबसे ज़्यादा हाईवेज वाला और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा, ये भी सत्य है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, यानी कि हम अब स्थापना के मामले में बात करें तो वास्तव में बहुत तेजी से काम चल रहा है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे हेतु प्रारंभिक चरण में 235 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी ये भी कार्य प्रगति पर है, शुरू हो गया है। मेरठ से प्रयागराज तक का लगभग 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे है। ये ध्यान रखेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे किसको जोड़ती है, क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरठ से प्रयागराज को लगभग 600 किलोमीटर, यानी कि 594 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। उसके उपरांत जो है, जो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटे एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन 335 करोड़ रुपए इसके लिए भी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ सब क्वेश्चन बनेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डिफेंस कॉरिडोर मतलब समझ रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर ही अपना फाइटर जेट उतार लिया, उस तरीके से बना के रखा जाएगा बेहतरीन तरीके से, है ना। अचानक से युद्ध की स्थिति आई तो जो हमारा एक्सप्रेसवे है उसे रनवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। उसी पे प्लेन उतरेंगे, टेकअप करेंगे, लैंड करेंगे जरूरत पड़ने पर। यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना भी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनी रही है। कहाँ बन रही है? नोएडा में बन रही है, यूपी में। ये भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाई जा रही है। फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो है प्रस्तावित है, अनुमानित है। ये ध्यान रखेंगे ना। अब हम बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की। ये भी काफी महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12,631 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु, ये ध्यान रखें, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12,631 करोड़। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 1,655 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 1,547 करोड़ रुपए की जो है अनुमान। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर एंड PHC टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 407 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बात समझ में आ रही है? बाउंस तो नहीं हो रहा है? बाउंस होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ एकदम से, भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नंबर्स हैं, और नंबर सबको पसंद नहीं आते हैं, समझ रहे ना। तो फिर भी मजबूरी है, देखना तो पड़ेगा ही, है ना। नौकरी चाहिए तो जरूर थोड़ी कि आप अपने इंटरेस्ट बेस की चीज़ें ही पढ़ेंगे, तब तो लग गई नौकरी, है कि नहीं। तो आयुष्मान हेल्थ यानी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था ना, 5 लाख तक की छूट वाली बात, तो उसमें 547 करोड़ रुपए का आवंटन है। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश की गई है, जिसमें कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स एंड PHC टू
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी इस बार जो है लगभग 407 करोड़ रुपए का बजट में स्थान दिया गया है इसको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये योजना है ना। इसके तहत यूपी में 320 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, ये हेल्थ से संबंधित है, महिलाओं के हेल्थ से संबंधित है ना, जो जच्चा बच्चा वाली बात होती है उसके तहत। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए, इसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री साहब ने भी शुरू कर दिया जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य, तो 250 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें भी है। 23 सितंबर 2018 से राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन किया गया था। यूपी में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था है हर 5वें वर्ष। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि क्या जीवन पर्यंत है 5 लाख का लिमिट? हर 1 साल तक का है। योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान भारत के तहत, जिसे हम कहते हैं जन आरोग्य योजना। अब हम आ जाते हैं चिकित्सा शिक्षा की ओर। चिकित्सा के संबंध में कितने मेडिकल कॉलेज या बाकी चीजें, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात, अगर ऐसा होता है तो छोटी बात नहीं है। ये लक्ष्य रखा गया है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना कौन बना रहा है, तो यूपी। ठीक है, ध्यान दो भाई गौतम जी। 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491.39 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। SGPGI लखनऊ में, जिसे हम PGI कहते हैं ना, SGI लखनऊ वाले तो जानते हैं, सिर्फ PGI कहते हैं। ठीक है, में क्या क्या व्यवस्थाएं और की गई हैं? इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीजनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की जा रही है। लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर एवं एडवांस डायबिटिक सेंटर की भी स्थापना की जा रही है PGI, अपने लखनऊ के PGI में। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज एवं KGMU है ना, लखनऊ में डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो है स्थापना की जा रही है। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास, सरसरी नजरों में इसको भी देख लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में आयोजित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यूपी सरकार ने पहली समिट कब, इन्वेस्टर की समिट पहली बार किसने और कब शुरू की गई थी, बताओ। अगर पीछे वाले बोलो भाई, तुम लोग हैं कम से कम इसी गाने। देखो चलो अच्छा, 5 लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे का भी सृजन प्रस्तावित किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 संकुल मतलब 4 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2 संकुल और किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल प्रस्तावित किया गया है ना। जो वे होता है जिसे हम कहते हैं लेन वाला मामला, वो 4 लेन। देश की व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए यूपी देश में दूसरे स्थान पर आ चुका है। किसमें? व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में, है ना। बाकी तो सबसे बेहतरीन मामलों में तो जानते ही हैं, साउथ का है, गुजरात तो ही है। राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में शामिल कर दिया गया है यूपी को। अपनी सारे जो है गुणगान करते रहेंगे, इन्हीं गुणगान को हमें भी ध्यान रखना है, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ये दिख रहा है कि नहीं? MSME, हाँ MSME तथा निर्यात के बारे में बात होगी। तो नवीन MSME नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% की वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है कि हम लोग चाहते हैं कि 15% तक वार्षिक वृद्धि हो, समझ रहे ना। MSME और निर्यात के तहत पहली बार MSME इकाइयों को 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उपादान की व्यवस्था की गई है ना। मध्यम एवं सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम के तहत, जिसे MSME कहते हैं। राज्य में ODOP एवं, मतलब समझ रहे हैं ODOP क्या है? अब एक चीज ध्यान रखना, अभी लेखपाल वाले टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो पूरा नाम नहीं बोल रहा था,
उसमें क्या है, शॉर्ट में ही नाम बोल दे रहा था, तो शॉर्ट में भी अगर चीज़ें हैं तो ध्यान रखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु यूनिटी मॉल की भी स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सड़क एवं सेतु देख लेते हैं, बस इसमें इतना ही था, सड़क और सेतु। तो भैया अब तक का कार्यकाल में 21,696 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण हो चुका है। 17 से अभी तक 21,696। सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 21,159.62 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण हेतु उतना ही पैसा 6,209.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, मतलब इतना उसकी सुरक्षा अनुरक्षण भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो धार्मिक मामले के लिए रास्ते होते हैं। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षा हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। सोचिए, अनुरक्षण के लिए ज़्यादा है, निर्माण के लिए कम है। सिंचाई और जल संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन को पूछता है। विगत कार्यकाल में, अरे क्या हो गया,